नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लाइसेंस और बीमा शिविर में उमड़ी जोरदार भीड़। ट्रैफिक जागरूकता अभियान में उतरे एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को लेकर अपील। कल से शुरू होंगी 10वीं 12वीं प्री बोर्ड परीक्षाएं। स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी होने का किया दावा। इधर अधूरे कोर्स को लेकर छात्र और अभिभावक परेशान। आकांक्षी शौचालय निर्माण में देरी पर बौखलाया नगरीय प्रशासन विभाग। समय पर काम पूरा करने अफसरों को सख्त हिदायत। निर्माण को लेकर जारी की गई डेडलाइन। और कोटा विकास खंड में पकड़ाया 7.5 करोड़ का धान। हरिकिशन फूड्स राइस मिल किया गया सील। जीपीएस सिस्टम ने किया घोटाले का भंडाफोड़। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान के तहत मंगलवार को सत्यम चौक स्थित यातायात थाना परिसर में विशेष लर्निंग लाइसेंस और वाहन बीमा शिविर लगाया गया। शिविर में शहरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने न केवल अपने दस्तावेज दुरुस्त कराए बल्कि सुरक्षित सफर का संकल्प भी लिया। शिविर में उमड़ी भीड़ और दस्तावेजीकरण पर जोर देखने को मिला। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को बिना भागदौड़ के कानूनी प्रक्रियाओं से जोड़ना था। यातायात पुलिस की इस पहल के चलते बड़ी संख्या में युवाओं और आम जन ने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाया और वाहनों का बीमा कराया। पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान स्पष्ट किया कि वाहन के वैध दस्तावेज होना न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है बल्कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में यह परिवार के लिए बड़ा सुरक्षा कवच साबित होते हैं। 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक लगातार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है और यह बहुआयामी कार्य जो है के माध्यम से विभिन्न आयोजनों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ पर जो है लर्निंग लाइसेंस एवं बीमा के संबंध में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है जो कि 7 दिवस तक जारी रहेगा और इसमें लगातार आम नागरिकगण आकर के अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। आम नागरिकों से पुनः अपील एवं निवेदन है कि वे जो है जिनके पास लाइसेंस नहीं है आकर के अनिवार्य रूप से अपना लाइसेंस बनवा लें ताकि सहजतापूर्वक आपको लाइसेंस बनाने की अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना ना पड़े। यहाँ सभी के लिए जो है एक प्रकार से एकल खिड़की के रूप में यहाँ पर बनाई जा रही है। सभी नागरिकों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर के यहाँ पर इसको अपना लर्निंग लाइसेंस को बनवा लें। एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स ने संभाला मोर्चा। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीपी विप्र महाविद्यालय के एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राओं ने यातायात प्रबंधन की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट आशीष शर्मा के नेतृत्व में कैडेट्स ने फ्री लेफ्ट टर्न सिस्टम को सुचारू बनाने और रेड लाइट जंप न करने के प्रति वाहन चालकों को जागरूक किया। इन युवाओं ने पोस्टर और नारों के माध्यम से राहगीरों को सड़क संकेतों के पालन का महत्व समझाया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान आम नागरिकों से अपील किया गया है कि सभी इस जागरूकता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसी क्रम में हमारे छात्र छात्राएं जो कि एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और जो है उसके अलग अलग जो इकाइयां हैं उनका विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है और ये जो है यातायात पुलिस के संवाहक के रूप में कार्य करते हुए जगह जगह पर जाकर आम नागरिकों को समझाइश दे रहे हैं। सीट बेल्ट लगाने का, हेलमेट लगाने का, लेफ्ट फ्री सुविधा को जो है छोड़ने का और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने का, कुल मिलाकर के शहर में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुचारू आवागमन हेतु आम नागरिकों का भी विशेष जो है जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग मिल रहा है। पुनः मैं अपील करता हूं जो है जिले के समस्त नागरिकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल करके इसमें सहयोग प्रदान करें ताकि आम नागरिकों को सड़कों पर चलते हुए किसी भी प्रकार की जोखिम की स्थिति का सामना न करना पड़े। वे सदैव यातायात नियमों का पालन करते हुए समुचित जो सुरक्षा मापदंड है उसका पालन करते हुए ही सड़कों पर चले, वाहनों को चलाएं जिससे वे स्वयं सुरक्षित रहें और भी लोग सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की सड़कों पर हादसा की स्थिति निर्मित न हो। सुरक्षा नियमों के पालन की अपील और नागरिक सहभागिता इस पूरे अभियान का केंद्र बिंदु हेलमेट और सीट बेल्ट रहा।
यातायात पुलिस ने नागरिकों से विशेष अपील की है कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। विभाग का मानना है कि केवल चालान काटकर दुर्घटनाएं नहीं रोकी जा सकती, इसके लिए जन भागीदारी आवश्यक है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में मशाल यात्रा निकालकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी ने डबल इंजन सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और गरीबों से रोजगार छीनने का गंभीर आरोप लगाया। मशाल यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से जिले में मनरेगा के काम लगभग ठप पड़े हैं। मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल रहा, जिससे गरीब परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। नेताओं ने सरकार से सवाल किया कि बीते 2 सालों में मनरेगा पर कितना खर्च किया गया और कितने लोगों को वास्तव में रोजगार मिला। कांग्रेस ने मनरेगा में 90:10 की जगह 60:40 के नए अनुपात को भी गरीब विरोधी बताया और इसका कड़ा विरोध किया। नेताओं का कहना है कि सरकार 125 दिन रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मजदूरों को 60 दिन का काम भी नसीब नहीं हो रहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा गरीबों की रीढ़ है और नियम बदलकर गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक मनरेगा को मजबूत नहीं किया जाता और मजदूरों को पूरा रोजगार नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब से केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून में संशोधन किया है, लगातार मैं प्रदेश प्रभारी बिलासपुर संभाग के दौरे पे हैं। पहले हम लोगों ने मरवाही में मनरेगा संशोधन के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हम लोगों ने कोरबा ग्रामीण में दीपका में सम्मेलन किया। हम लोगों ने यहाँ से फिर कोरबा शहर पहुंचे। शहर से हम लोग रायगढ़ के छाल में आज हम लोग सम्मेलन किया। आज बिलासपुर शहर हम पहुंचे हैं क्योंकि मामला ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, लेकिन इस असर से मनरेगा का कानून कमजोर किया गया है। इससे जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था खराब होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था खराब होगी तो लोग शहर को पलायन करेंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी बहुत है। लेकिन जब से सरकार जो है इसको व्यवस्था को खराब करना चाहती है, उसी विरोध में हम लोग आज मशाल रैली निकाली जा रही है। आम लोग जो है पहुंचे हम लोग। आकाश शर्मा जी एवं अमित पठानिया जी के दिशा निर्देश में पूरी बिलासपुर यूथ कांग्रेस आज मनरेगा के विषय में आज मशाल यात्रा निकाली है। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, जैसे हमारे हमारे गांधी जी का जो नाम परिवर्तन करने की बात आई है। दूसरा कि जो भी हमारे जो गांव के जो वो हैं पंच हैं, उनके हिसाब से उनको बताया जा रहा है कि उनको रोजगार मिलेगा। तो ये जो है मौसी और माँ को मत करे जाए, हमारी मांग है। और किसी भी मजदूर के पीठ में छुरा ना भोंका जाए। सबको कंटिन्यू रोजगार दिया जाए। 125 दिन का वादा किया तो 125 दिन का रोजगार उनको मिलना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घटिया खाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार रात एक बार फिर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। अंबेडकर छात्रावास के 50 से अधिक छात्रों ने कच्ची सब्जी और बासी रोटी परोसे जाने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। हॉस्टल में प्रदर्शन के बाद नाराज छात्र कुलपति बंगले और प्रशासनिक भवन तक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। कुलपति के बाहर होने की जानकारी मिलने पर छात्रों ने हाय हाय के नारे लगाए और वार्डन को हटाने की मांग की। हालात को देखते हुए कोनी पुलिस भी मौके पर पहुंची। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से हॉस्टल मेस में बेहद खराब और अस्वच्छ भोजन परोसा जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। खराब खाने से छात्रों की सेहत, पढ़ाई और दिनचर्या पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान चीफ वार्डन और विश्वविद्यालय के अधिकारी छात्रों से बातचीत करने पहुंचे। प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया, जिसके बाद देर रात छात्र शांत हुए। गौरतलब है कि एक दिन पहले भी खाने को लेकर विवाद के दौरान मेस प्रभारी द्वारा छात्र को धमकाने का आरोप लगा था, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। एबीवीपी और एनएसयूआई ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए मेस टेंडर बदलने की मांग की है। छात्रों ने साफ कहा कि जब तक गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन की ठोस व्यवस्था नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसका नियोधान ये इनसे जितना बन सका उतना किया, लेकिन समस्या ये है इनके कहे अनुसार जैसे ये तो खाना बना नहीं सकते। मसला ये है मेस वालों को कहते कहते हम लोग थक गए, सर लोग थक गए, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं है। सर बोले कि अब हम लोगों से बात नहीं बन पा रही है, 5 महीने हो चुके हैं,
सर ने कंप्लेन बाकायदा सर का आज ही कहना है कि हम लोगों ने रिटर्न भी कंप्लेन डाल दिया है, नहीं हो पा रही है। तो हम लोग भी देखें कि सर से जब नहीं हो पा रही है तो सर वीसी सर कुछ कह पाएंगे, इस वजह से हम लोगों ने ये कहा कि मैडम को हमने बता दिया है, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर। जी 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 सर, मैम सर यही बात बोले थे हम लोगों ने, कहा नोटिस दे दी गई है जी। ये जो चर्चा कौन सा एप्लीकेशन फॉरवर्ड, वही एप्लीकेशन नोटिस जो प्रदेश युवा कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम ब्लॉक अध्यक्ष युवा कांग्रेस अनिल कौशिक के नेतृत्व में तखतपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस प्रभारी अमित पठानिया, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, आशीष मोनू अवस्थी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़, जिला पंचायत सदस्य शिवेंद्र कौशिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश पठानिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अब संगठन को वर्ष 2028 के चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हें पार्टी आगे बढ़ने का पूरा अवसर देगी। उन्होंने केंद्र सरकार की मनरेगा विरोधी नीतियों और महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजनाओं का नाम बदलने के फैसले का कड़ा विरोध किया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता तखतपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की थी। कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। साथ धान खरीदी नहीं हो रही है समय पे, और बिजली की सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफार्मर खराब, अस्पताल की दुर्दशा है। इसी मुद्दों को लेकर हमने आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और उसको उनको ज्ञापन दिया कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करिए। और जैसे कि 2-3 दिन पहले आप अपना पौरवा में किसान ने जहर खा के आत्महत्या कर ली क्योंकि टोकन समय पे नहीं मिल पा रहा है और धान खरीदी नहीं हो पा रही है, उसके ऊपर हमने इनको ज्ञापन दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा हमने और साथ में मनरेगा के ऊपर भी इनको कहा है कि आप हमारी बात को आप स्टेट की बात दिल्ली तक पहुंचाएं कि आप जो कर रहे हो वो तुगली का फरमान मत करिए। आपको नाम बदलना है, कुछ करना है वो करिए, परंतु आप ये बताइए कि आपकी साइंस सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, पर देश में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जिसको बोला जाता है वो है। पिछले 1.25 साल 1.5 साल में आपके मनरेगा के काम रुके पड़े हैं। क्यों रुके पड़े हैं? अभी तो 90-10 की रेशो है कि 90% सेंटर से आएगा और 10% शायद सरकार देगी। उसके बावजूद अगर 1.5 साल लग रहा है, 1.5 साल से काम बंद है, तो जब अगर 60-40 की रेशो हो जाएगी, 60% सेंटर से और 40% आपका प्रदेश स्टेट सरकार। छत्तीसगढ़ में अनोखा मामला है, 7 करोड़ से अधिक के धान जो चूहे खा गए, इस पर क्या कहेंगे आप? ये 7 करोड़ के चूहे खा गए। मेरे को आज सुबह पता लगे कि महासमुंद में 19 करोड़ का वो सूरज देव ही खा गया। अरे भैया, ये साय सरकार ये कभी चूहे, अभी उनके मंत्री बोलते हैं कि बिल्ली का पालन कर, उसमें भी ये घपला करेंगे। तो ये घपले की सरकार है। मैं आपको सच बताऊं, ये डबल इंजन सरकार क्यों बोलते हैं कि यहाँ से भी लूटो और स्टेट सेंटर से भी लूटो, तो डबल इंजन से लूटो। ये नहीं छोड़ा तो कोई कांग्रेस पार्टी कभी मुद्दे को छोड़ती नहीं। कांग्रेस पार्टी तो पहले एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में बची है, जो इस तानाशाही सरकार से लड़ रही है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में जो गरीब को हमने 2005 में फूड सिक्योरिटी बिल लाया था, उसके ऊपर भी ये अब ये काम करेगी, उस पर भी ये लागू ऐसा कानून लाएगी कि भैया ये नाम बदल दिया उस स्कीम का, नाम बदलने के बाद उसको कह देंगे कि भैया अब गरीब जो है वो 60% वाला गरीब उसको ना अनाज देंगे, 40% वाले को नहीं देंगे। मतलब इस प्रकार से फालतू अनाज शराब ये उस पर जाएंगे। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये स्कीम एक बताओ, पिछले 12 साल में एक स्कीम ये बता दे कि हमने ये स्कीम लॉन्च करी और धरातल में लोगों को फ़ायदा हुआ। स्मार्ट सिटी देख लीजिए, इनकी कहीं मिल नहीं रही है। आपकी रेल दुर्घटना आए दिन होती रहती है। एयरपोर्ट जिसमें ये कहते हैं कि एयरपोर्ट हमारे कंट्रोल में है, वो उसमें आप देख लीजिए आए दिन बढ़ोतरी होती है। आए दिन वो अडानी अंबानी आपका प्रदेश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार बुद्धिजीवी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके प्रदेश में अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं? आप बताइए। ठीक है, वो 2 मिनट के लिए हम चुप हो सकते हैं कि ठीक है हमें अडानी अंबानी चुप करा देंगे किसी चीजों पे, परंतु लोगों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कल यानी 15 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। शिक्षा विभाग का दावा है कि सभी स्कूलों में परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयारी हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। देखिए क्या है पूरी खबर। जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं का पाठ्यक्रम 10 दिसंबर तक पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों का रिवीजन भी लगातार कराया जा रहा है ताकि छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। इसी कड़ी में 15 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिससे छात्रों को परीक्षा का वास्तविक अनुभव मिल सके। हालांकि जब जमीनी स्तर पर स्थिति देखी गई तो कई स्कूलों में अब तक कोर्स पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया है। कुछ विद्यालयों में अभी भी पढ़ाई चल रही है, जिससे छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि अधूरा पाठ्यक्रम छात्रों के बोर्ड परीक्षा परिणाम को कितना प्रभावित करेगा। बोर्ड एग्जाम में जो है, खासकर आप 10th और 12th की बात कर रहे हैं, इनका जो है हमने टारगेट दिया था 20 मार्च तक के कोर्स पूरा हो जाए। चूँकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम थोड़ा विलम्ब हुआ है, जो नवंबर लास्ट वीक में होना था वो हमारा जो है 2nd वीक दिसंबर से शुरू हुआ। तो उसको बाकी समय तो वही है, उधर पहले पढ़ा लिए, जिसमें परीक्षा होनी थी उस समय उन्होंने पढ़ा लिया, इधर जो है परीक्षा ले लिए, तो उससे प्रभावित नहीं हुआ है। और 20 दिसंबर तक विशेषकर बोर्ड की जो कक्षाएं हैं उन पर कोर्स पूरा कर लिया गया है। और अभी भी हमारा जो है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में रिवीजन का काम हो रहा है। और रिवीजन जैसे ही होता है, हो गया होगा भी हो। और कल से हमारा 15 जनवरी से परीक्षा शुरू है प्री बोर्ड का जो है। और इसके लिए से क्या डायरेक्टर साहब भी बोले थे कि 15 जनवरी तक ले लेना है, लेकिन हमने अपनी समस्या बताया तो राजी भी हो गए सर। जो बोले कि ठीक है 15 जनवरी से शुरू कर लो, क्योंकि इस बीच में 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक प्रायोगिक की परीक्षा भी हो रही है। तो लगभग आज तक का सभी अपने ज़िले में जितने विद्यालय हैं वहाँ पर परीक्षा प्रैक्टिकल की हो गई है। 1-2 बच्चे होंगे, वो भी 1-2 रोज में हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे। अब सभी की निगाहें आगामी बोर्ड परीक्षाओं पर टिकी है। देखना होगा कि प्रशासन के दावों और वास्तविक स्थिति के बीच कितना अंतर रहता है और इसका असर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर किस रूप में सामने आता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। प्रदेश में इस वर्ष 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं मार्च महीने में आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा सीजी बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक साथ होगी। हालांकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। देखिए क्या है पूरी खबर। शिक्षा विभाग के अनुसार इस बार भी 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाएंगे और परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तरह कड़ी रहेगी। प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले नजदीकी थानों में सुरक्षित रखे जाएंगे। परीक्षा से पहले स्कूलों में मॉडल प्रश्न पत्र भेजे जाएंगी, जिन्हें लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न की सही जानकारी मिल सके। 5वीं और 8वीं में जिन छात्रों को 33% से कम अंक मिलेंगे, यानी जो ग्रेड ई में आएंगे, उनके लिए गर्मी की छुट्टियों में अतिरिक्त और सुधारात्मक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही शनिवार को भी विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी ताकि कमजोर छात्रों की पढ़ाई में सुधार हो सके। यदि किसी छात्र का किसी विषय में प्रदर्शन कमजोर रहता है तो उसे पूरक परीक्षा भी देनी होगी। हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा और उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। नियम में बदलाव नहीं किए गए हैं, नियम वही है पहले से हैं, जिस पर हम सबको काम करना होता है। जो ई ग्रेड के बच्चे हैं उनको नवाचार के माध्यम से या अन्य माध्यम से उसको हम प्रयास करते हैं कि वो सीख जाएं और सीख करके कम से कम डी और सी को प्राप्त कर सकें, जिसको हम कहते हैं कि पासिंग मार्क, उस अंक को प्राप्त कर सकें। और वो करते हैं, तो सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है और ये करते भी हैं शिक्षक जो हैं। अभी समय भी है, मार्च में इन लोगों की परीक्षा होनी है, तो 2 महीना है, तो 2 महीना में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। वर्ष 2010 के बाद 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा बंद कर दी गई थी, लेकिन हाल के वर्षों में छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में आई गिरावट को देखते हुए इसे फिर से शुरू किया गया है। प्रदेश भर में करीब 10 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे।
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर सीखने का अवसर देना और उनकी शैक्षणिक नींव को मजबूत करना है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के प्रबंधन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर नारायण प्रभु वेंकट रमन को तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर नरेंद्र दिगंबर लोधे को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया इन अधिकारियों को न्यायालय के पूर्व आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का दोषी पाया है। यह पूरा विवाद वर्ष 2021 में नियुक्त रजिस्ट्रार डॉक्टर आरिफ खान की बर्खास्तगी से उपजा है, जिन्हें बिना किसी ठोस आधार के पद मुक्त कर दिया गया था। डॉक्टर खान की याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनके निलंबन और सेवा समाप्ति को पूर्णतः अवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था और उन्हें ससम्मान पद पर वापस लौटने का विकल्प दिया था। हालांकि डॉक्टर खान का आरोप है कि अदालती आदेश की प्रति सौंपने और कार्यभार ग्रहण करने की इच्छा जताने के बावजूद संस्थान के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी। इस हठ धर्मिता को न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन बताते हुए डॉक्टर खान ने अवमानना याचिका दायर की थी। अब इस नोटिस के जरिए कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि आदेश की क्रियान्वयन में देरी और अवहेलना के लिए क्यों न उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मामले की अगली सुनवाई में दोनों अधिकारियों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने कोयला व्यापार में भारी मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पति पत्नी और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुद को कोल ट्रेडिंग कंपनी का संचालक बताकर मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से करीब 68 लाख रुपए की ठगी की थी। प्रार्थी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब उज्जैन निवासी प्रार्थी अरविंद सिंह पवार ने थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी के मुताबिक मार्च 2025 में आरोपी अतीक उर रहमान उर्फ राजा खान ने उससे मुलाकात कर कोयला व्यापार में निवेश के जरिए बड़े मुनाफे का झांसा दिया था। इसके बाद अतीक ने प्रार्थी की मुलाकात सोनम कश्यप और नेहरू साहू से कराई, जिन्होंने खुद को सुपर कोल ट्रेडिंग और SS कोल ट्रेडिंग का प्रोपराइटर बताया। आरोपियों ने प्रार्थी को विश्वास दिलाया कि कोयले की बिक्री पर प्रति टन 200 से 500 रुपए का मुनाफा महज 5 दिनों में मिल जाएगा। झांसे में आकर प्रार्थी ने विभिन्न किश्तों में कुल 1,13,10,000 रुपए आरोपियों को ट्रांसफर कर दिए। रकम हड़पने के बाद जब आरोपियों ने मुनाफा देना बंद किया तो प्रार्थी ने अपनी मूल राशि वापस मांगी। दबाव बनाने पर आरोपियों ने 61 लाख रुपए तो लौटा दिए, लेकिन शेष 67,97,000 रुपए देने में टालमटोल करने लगे और अंततः पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। शिकायत मिलते ही SSP रजनीश सिंह ने टीम गठित की और आरोपी नेहरू साहू, सोनम कश्यप और सहयोगी अतीक उर रहमान को भी घेराबंदी करके धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में फर्जी ट्रेडिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आकांक्षी शौचालयों के निर्माण में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा में निर्माण पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के 78 नगरीय निकायों में कुल 141 आकांक्षी शौचालय स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक 26 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि बाकी शौचालय विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं। जानकारी के अनुसार
28 शौचालय प्लिंथ लेवल, 18 लिंटल लेवल और 55 शौचालय रूफ लेवल तक पहुंच चुके हैं। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए विभाग ने चरणवार समय सीमा तय की है। रूफ लेवल तक पहुंचे शौचालयों को 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लिंटल लेवल तक निर्माण वाले शौचालयों को 28 फरवरी 2026 तक पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन शौचालयों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल कार्य प्रारंभ कर 31 मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय पर कार्य पूरा कराना प्राथमिकता है। वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए है कि जो भी वर्क्स डिपार्टमेंट का समय सीमा है, अभी काम करने का समय है। बरसात चूँकि चले गए, मई जून तक अभी हम लोग बढ़िया काम कर सकते हैं, तो क्वालिटी के साथ जो काम हमें करना है उसको करने के हम लोगों ने बीच में निर्देश दिए हैं सभी। बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के संचालित सभी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। देखिए क्या है पूरी खबर। बैठक के दौरान धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के 122 गांव में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित अरपा भैंसाजार परियोजना सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने ये कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन योजना को लेकर मिल रही शिकायतों पर मंत्री तोखन साहू ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां जहां काम अधूरा है वहां तत्काल कार्य पूरा कराया जाए और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री जिला स्तर पर हो रहे कार्यों से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अरपा भैंसाजार परियोजना का काम भी जल्द पूरा होगा और इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। बैठक में हम सभी विभागों का मीटिंग्स करते हैं, रिव्यू करते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं, और इस बैठक का उद्देश्य है कि कार्य में प्रगति आए, अचीवमेंट हो, हम अच्छा से अच्छा कार्य करें, लोगों को उसका लाभ मिले। जो हितग्राही मूलक योजना है उसका 100% लाभ लोगों तक पहुँचे, एक भी कोई पात्र लाभार्थी न छूटे, यही आदरणीय मोदी जी के सरकार की मंशा है। और ये जो समय होता है निर्माण कार्य के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल अनुकूल समय होता है। तो हमने सभी अधिकारियों से कहा है कि निर्माण कार्य के लिए जो स्वीकृति अब मिली है उन सभी निर्माण कार्यों को जो हम इस सत्र में पूरा कर सकते हैं, इसी सत्र में पूरा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास 100% पूरा होना चाहिए। लोगों के घर तक पानी पहुँचे। अधिकारियों से कहा है कि पुरानी गलतियों को ना दोहराया जाए और लोगों के घर तक पानी पहुँचे, और उसके संबंध में बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा की। सभी कर्मचारी हम एक टीम भावना से काम कर रहे हैं, 100% लोगों को लाभ मिले। लगभग पूर्णता की स्थिति में है। जो दिक्कतें हैं उसे दूर कर लिया गया है। अब देखना होगा कि समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन कितनी तेजी और गंभीरता से कार्य करता है और योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच पाता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक रिपोर्ट। बिलासपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए 16 जनवरी को निःशुल्क स्पाइन सर्जरी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित होगा। इस विशेष शिविर में स्पाइन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन डॉक्टर भोजराज मरीजों की सर्जरी करेंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर सिम्स के अस्थि रोग विभाग द्वारा बुधवार और शनिवार को मरीजों की जांच की गई, जिसमें स्पाइन सर्जरी की आवश्यकता वाले 5 मरीजों का चयन किया गया। चयनित मरीजों की न्यूरोसर्जन से जांच कर उन्हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। इस निःशुल्क शिविर से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और भारी खर्च से भी बचाव होगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल की पहल पर आयोजित इस शिविर में इंडियन मेडिकल
एसोसिएशन, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों का सहयोग भी मिल रहा है। इस शिविर का नेतृत्व सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश और सिम्स अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह करेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर में एक चूँकि बहुत ही अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरह से बेहतर उपयोग हो, इसके लिए यहाँ पे डॉक्टर भानु प्रताप सिंह वो और पूरी टीम उनकी, साथ में डॉक्टर रमन कटारिया यहाँ पे गनियारी जन स्वास्थ्य के डॉक्टर हैं, वो भी इस तरह के सर्विसेज में पूरी जी जान से लगे रहते हैं। तो उनके बड़े ही क्लोज के डॉक्टर हैं डॉक्टर भोजराज, बहुत ही प्रसिद्ध ये स्पाइन सर्जन हैं और इनकी एक सोसाइटी इन्होंने फॉर्म किया हुआ है और बहुत सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ एक बार आ चुके हैं। उन्होंने हम लोगों ने कुछ पेशेंट को इसके लिए रखा हुआ था कि किनको स्पाइन की सर्जरी की ज़रूरत है। उन पेशेंट्स को उन्होंने देख करके किन किन पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है और अभी 16 जनवरी को वो डॉक्टर साहब यहाँ आ करके इन पेशेंट्स का जो भी सर्जरी योग्य पेशेंट है उनका वो ऑपरेशन करेंगे। इसमें अभी तक 5 पेशेंट्स जो हैं वो हम लोगों को मिले हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आईएएस एकेडमी ने अपनी स्थापना के 19 वर्ष पूर्ण होने पर युवाथॉन मैराथन का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना रहा। मैराथन का शुभारंभ केक काटकर किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि अपर आयुक्त खजांची कुमार ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन में पुरुष वर्ग से अंकित कुमार प्रथम, भूषण प्रताप द्वितीय और कृष्ण यादव तृतीय रहे। वहीं महिला वर्ग में ओम साहू प्रथम, सरगम चौहान द्वितीय और मोनिश पटेल तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को नकद पुरस्कार, मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में योग, ध्यान और अनुशासन का संदेश देते हुए अतिथियों ने कहा, स्वस्थ और जागरूक युवा ही राष्ट्र की असली ताकत हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धान की कस्टम मिलिंग में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कोटा विकास खंड स्थित हरि किशन फूड्स राइस मिल में भारी अनियमितता पाए जाने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में मिल में 2890 क्विंटल 80 किलो धान की कमी पाई गई, जिसके बाद करीब 7 करोड़ 47 लाख रुपए मूल्य का 24,109 क्विंटल 20 किलो धान जब्त कर लिया गया और राइस मिल को सील कर दिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समितियों से धान उठाव और कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया जारी है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शासन द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से धान परिवहन की GPS ट्रैकिंग की जा रही है। इसी निगरानी के दौरान संदेहजनक गतिविधियां सामने आने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर 13 जनवरी को हरिकिशन फूड्स राइस मिल की जांच की गई। जांच में सामने आया कि मिलर ने इस खरीफ वर्ष में 27,000 क्विंटल धान का उठाव किया था, लेकिन मिल परिसर में अपेक्षित मात्रा से कम धान पाया गया। धान की रिसाइकलिंग की आशंका को देखते हुए पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश 2026 का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सकें और व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। बिलासपुर ज़िले पे अभी धान खरीदी चल रहा है, तो इसमें रिसाइकल की जो गुंजाइश है, चाहे वो समिति स्तर पे हो या राइस मिलर्स स्तर पे, तो उसको रोकने के लिए कलेक्टर सर के निर्देश पे खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग सभी की ज्वाइंट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जा रहा है।
इसी क्रम में कल कोटा के राइस मिल का संयुक्त टीम के द्वारा जांच किया गया, जिसमें 2890 क्विंटल लगभग वहाँ कम पाया गया था। तो उसमें कंट्रोल ऑर्डर के तहत में चूँकि कम पाए जाने पर पूरे उनके धान की जब्ती की जाती है, तो उसी क्रम में ये जब्ती की कार्रवाई की गई है और जिला प्रशासन के द्वारा अभी सतत बचे हुए दिनों पे रिसाइकल की गुंजाइश को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, ये लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक के धान की जब्ती की गई है और आगे ये कलेक्टर न्यायालय में वो विचाराधीन रहेगा। इसके अलावा भी आने वाले दिनों पे सतत कार्रवाई चलते रहेगी। सभी हमारे यहाँ के 181 राइस मिलर्स हैं, उनके मिलों की अभी लगातार जांच चल रही है और जहां भी कमी पाई जाएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध हथियारों की तस्करी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान के तहत तारबहार पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पश्चिम बंगाल निवासी एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कंस्ट्रक्शन कॉलोनी स्थित उर्दू स्कूल ग्राउंड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति हाथ में थैला लिए किसी बड़ी वारदात या सौदे की फिराक में खड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तारबहार पुलिस और आरपीएफ बिलासपुर की एक संयुक्त टीम गठित कर तत्काल मौके पर भेजी गई। पुलिस को देखते ही संदिग्ध ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास मौजूद थैले से 1 नग देशी कट्टा, 1 नग जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 3 रेल टिकट बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी की पहचान सद्दाम हसन शेख, पश्चिम बंगाल का रहने वाला, इसके रूप में हुई। पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी हथियार लेकर शहर में किसे सप्लाई करने आया था या उसका उद्देश्य क्या था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 13 तारीख को एक सूचना मिली थी कि तारबहार थाना क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन कॉलोनी है वहाँ पे एक संदिग्ध व्यक्ति है, तो जाके उसको चेक किया गया। चेक करने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ था, तो उसको विधिवत जब्त करके जो आरोपी है उसके विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर के सरकंडा से दुष्कर्म का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने आरोपी राजीव शर्मा के खिलाफ शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन पीड़िता की मुश्किलें कम नहीं हुई है। अब पीड़िता ने आरोपी के भाइयों पर डराने और धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। खौफ के साए में जी रही महिला ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पीड़िता ने सोमवार को थाने पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। पीड़िता का आरोप है कि राजीव शर्मा ने शादी का वादा कर 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जब भी महिला शादी की बात करती, आरोपी उसे और उसकी 6 माह की बच्ची के अपहरण की धमकी देकर चुप करा देता था। इतना ही नहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी बंदूक की नोक पर उसके साथ गलत काम करता था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और आरोपी राजीव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जो अब जेल की सलाखों के पीछे है। मुख्य आरोपी के जेल जाने के बाद अब इस मामले में क्या मोड़ आ गया है? पीड़िता का कहना है कि अब राजीव शर्मा के भाई उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं। इस खुलासे के बाद पीड़िता काफी डरी हुई है और उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। महिला का आरोप है कि आरोपी का परिवार उसे केस के सिलसिले में डरा रहा है, जिसके कारण वह दहशत में जीवन बिताने को मजबूर है। सरकंडा पुलिस अब इस नए पहलू की भी जांच कर रही है और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिशों में जुटी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जिले में आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग की हालिया रिपोर्ट शासन की कार्य योजना और हकीकत के बीच के गहरे अंतर को उजागर करती है। जहां जिले के लिए 40 गोदामों की आवश्यकता थी, वहां शासन द्वारा मात्र 5 की स्वीकृति मिलना ऊंट के मुंह में जीरा समान है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि विभाग ने रंगीन बेल्ट लगाने के नाम पर महज 500 पशुओं का खाना पूर्ति आंकड़ा पेश किया है, जो शहर की सड़कों पर कहीं नजर नहीं आते। जब इस विफलता पर सवाल किया गया तो संयुक्त संचालक डॉक्टर GSS तंवर ने बड़ी ही चतुराई से जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ते हुए गेंद नगर निगम के पाले में डाल दी और तर्क दिया कि शहर के भीतर की कार्रवाई निगम का काम है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या शहर जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर है?
विभाग का यह कहना है कि अकेले पशु विभाग कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पशु आवारा होते हैं और निगम का साथ जरूरी है। उनकी कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यदि समन्वय की इतनी ही कमी है तो विभाग ने अब तक संयुक्त कार्य योजना क्यों नहीं बनाई? मात्र 10 रुपए प्रतिदिन के अपर्याप्त बजट और कागजी दावों के बीच आवारा पशुओं को हाईवे पर धकेलने की बात कहकर विभाग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। स्पष्ट रूप से प्रशासनिक विफलता और अंतर विभागीय तालमेल के अभाव का परिचायक है, जिसका खामियाजा शहर की जनता और बेजुबान पशु भुगत रहे हैं। हमको बेल्ट लगाने के लिए गौ सेवा आयोग से 25,000 का बंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें लगभग 510 बेल्ट खरीदे जो फील्ड में लगभग भेज दिए गए और सभी लगभग बरसात सीजन में जब आवारा पशुओं प्रबंधन का क्राइसिस था उस समय जो है सारे बेल्ट फील्डों में लगाए जा चुके हैं। किन किन एरिया में मतलब लगाए गए हैं? पूरे ब्लॉक में। अब देखिए हम उसको गिनते नहीं हैं। शहर में तो एक भी नहीं दिखता। अब शहर देखिए, शहर में नहीं दिखता वो अलग चीज़ है, लेकिन अब संस्थाएं जहाँ जहाँ हैं, है ना, अब एक चिन्हित करके तो नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। फील्ड में जैसे हमारा, तो अब ये जो है दिन में तो लगाए नहीं जा सकते क्योंकि वो इकट्ठा नहीं रहते। रात में जब बैठे रहते हैं तभी संभव होता है और वो कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। अकेला आप किसी जानवर के साथ जा नहीं सकते। वो जब नगर पालिका वगैरह की टीम हमारे साथ रहती है तभी सबके कोऑर्डिनेशन के, सबके सहयोग से वो लगाया जाता है। और बरसात सीजन में जब क्राइसिस होती है आवारा पशुओं का रोड पे बैठना, तब ये टीम बनती है जिला प्रशासन की ओर से कि इसमें नगर निगम भी रहेगा, इसमें राजस्व भी रहेगा, इसमें वेटनरी भी रहेगा। तब ये जो है एक साथ जो है चारों पांचों विभाग की टीम मिल के तो ये लगाया जाता है। शहर में क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? नहीं, शहर में भी दिया जाता है, इसमें ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं दिया जाता। वो बताया ना कि जब कोऑर्डिनेशन टीम बनती है तब एक साथ जो है लगाया जा सकता है। अकेले किसी विभाग, एक वेटनरी का एक आदमी पहुंच जाए और वो जानवर को लग जाए, सब संभव, आवारा है वो, है ना, इसलिए वो जो है। जिले में कितने गोधाम फिलहाल स्वीकृत हुए? अभी जिले में हमने गौ सेवा आयोग को 40 का प्रस्ताव भेजा हुआ है, जिसमें 5 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 3 मस्तूरी ब्लॉक में है, 1 बिल्हा ब्लॉक में है और 1 तखतपुर ब्लॉक में है। इस प्रत्येक गोधाम में 200 जानवर को रखने का प्रावधान है और वो गौधाम जो है किसी NGO, स्व सहायता समूह या किसी समिति के द्वारा ही संचालित होगा और वही समिति संचालित कर सकता है, वही NGO संचालित कर सकता है जिसको ग्राम पंचायत प्रस्ताव करेगी। उनको कुछ शासन क्या सुविधा देगी उस NGO को? NGO को 10 रुपये प्रति एनिमल प्रतिदिन के हिसाब से उसको जानवर की माने खाद्यान्न व्यवस्था पे देगी और एक वहाँ एक मतलब पैरावेट जो उसके जानवरों का वैद्यकरण करेगा, कृत्रिम गर्भाधान करेगा और स्वास्थ्य रक्षा इलाज करेगा। इसके लिए एक PIW की नियुक्ति होगी और एक चरवाहा देगा, वहाँ चरवाहा की नियुक्ति, जिसको मानदेय के रूप में प्रति माह 10,000 चरवाहा को है और 14,000 करीब जो है PIW। इसमें ज़्यादातर देखिए शहर में है वो ज़्यादातर उसमें नगर निगम ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि उसकी व्यवस्थापन की दिक्कतें आती हैं, है ना, उसकी व्यवस्थापन की दिक्कतें हम आज पकड़ लें, कल पकड़ लें, कल के दिन, लेकिन कौन खिलाएगा उसको? समझे कि नहीं समझे? हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको 4 महीनों 2 महीने रख ले। ऐसा सब चीज़ नगर निगम करता है और पकड़ता है, मौका गोठान में रखता भी है वो। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।